Very good af- very good afternoon, everyone. Very good afternoon. I hope you all are good. Okay, done. Today in the class हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, that we will do, and after that we will move on to AC, right? So let's start fast, है ना? टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है. Already you people are here, so let's not wait for anybody else. They will keep on joining. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? What we studied in the previous class that I will first go through. So revision, mutual inductance हमने पढ़ा था. देखो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ जो भी डायग्राम्स थे, कैसे रिलेट करना है फॉर्मूलाज को, दिस थिंग शुड बी इन आवर हेड, राइट? तो यहाँ पे आप लोग देखो, मैंने दो कॉइल लिए थे, मैंने सेम डायग्राम नहीं यूज किया है, सो दैट हम लोग डाइवर्सिटी को इंक्लूड कर सके, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या था, सपोज कर लो आई हैव टू कॉइल्स, एक जो है तुम्हारा वो कॉइल ए है और सेकंड जो है वो तुम्हारा कॉइल बी है. डन. एक काम करते हैं, इस कॉइल में करंट आई फ्लो कर रहा है, इस कॉइल में करंट फ्लो नहीं कर रहा, बी में नहीं कर रहा, ठीक है? मुझे फ्लक्स निकालना है कॉइल बी में, तो हम लोग फ्लक्स कॉइल बी में क्या बोलेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कॉइल ए. और ये जो फ्लक्स बी का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो क्या होगा, mutual inductance of B with respect to A into I. So this was the equation, right? If we have to calculate EMF induced, तो E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आई बाई डी टी, और ये तो कांस्टेंट है, इसको क्या ले लेंगे, इनटू में बाहर कर लो, ठीक है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. अब देखो मुझे सिंस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखती हूँ. कल के क्लास के डिस्कशन से मैंने बताया था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे. सेकंड थिंग, इनका एसआई यूनिट क्या होगा, तुम्हारा एसआई यूनिट होगा हेनरी, है ना? एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, जस्ट लाइक कैपेसिटेंस इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, है ना? ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा और मीडिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है? ज्योमेट्री पे कैसे डिपेंड किया था, मैंने एक रिलेशन तुम लोगों को बताया था म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के लिए. सपोज कर लो सेकंड केस कुछ ऐसा ले लो कि हमारे पास अगेन दो कॉइल्स है, कॉइल ए कॉइल बी, ठीक है? सेकंड केस में मैं ये बोल रही हूँ दोनों में ही करंट फ्लो कर रहा है, I1 और I2, ठीक है? दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस कुछ ना कुछ होगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस L1 ले लो, इसका L2 ले लो. और दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम ए बी या एम बी ए कुछ भी लिखो, ठीक है? तो मैं सिंपली एम लिखती हूँ, एम विल बी इक्वल टू के L1 L2. कल ये रिलेशन मैंने बताया था, तो ये याद रखना, ठीक है? दिस वर थिंग्स. उसके बाद मैंने सेल्फ इंडक्टेंस डिस्कस किया था. तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, यहाँ पे देख लो एक कॉइल है, इस कॉइल को मैं ए मानती हूँ, इसके थ्रू करंट सपोज कर लो आई फ्लो कर रहा है. सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल इटसेल्फ, वो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और फाई को मैंने क्या बोला था, एल आई, ठीक है? दिस इज योर सेल्फ इंडक्टेंस, राइट? एल इज योर सेल्फ इंडक्टेंस. अगेन इसकी एसआई यूनिट सेम होगी, हेनरी होगी, ठीक है? ईएमएफ इंड्यूस को क्या लिखोगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी. यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस, राइट? इसका जानते हो तुम लोग. इससे हम डायरेक्शन निकालते हैं, और ये हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग लेंजेस लॉ, ठीक है? अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड हमने कल के क्लास में निकाला था, तो मैंने कुछ ऐसा लिया था, इसमें करंट फ्लो कर रहा था आई, इसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था, एल का वैल्यू निकाला था. तो अभी अभी हमने इस यहाँ पे लिखा फाई इक्वल टू क्या लिखा, एल आई, फाई इक्वल टू क्या लिखा, एल आई, है ना? एक ये फाई था सिंगल कॉइल के लिए. अगर यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहाँ पे एन फाई लिखोगे, एन इंटू फाई का वैल्यू क्या लिखोगे, म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया ऑफ सिंगल कॉइल इज इक्वल टू एल आई. आई आई कैंसिल होगा, और इसको अगर सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेशन, सॉल्व करोगे और
स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, उसको अगर ब्रेक करोगे तो मुझे एन का वैल्यू क्या, एल का वैल्यू क्या मिला था, इंडक्टेंस का वैल्यू, दैट इज योर म्यू नॉट एन स्क्वायर, sorry, n square a l, where l is what, l is your length of the solenoid, this small l is this. ठीक है, तो कितना वैल्यू आया था मेरा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, राइट. सो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो वैल्यू है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे यानी कि मीडिया पे डिपेंड कर रहा है, और एरिया पे, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये चीजें बता रही है कि ये ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है. डन. मैंने कल के क्लास में ये भी बताया था कि अगर इंडक्टर के अंदर तुमने कोई भी एक ऐसे रॉड को रख दो जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है, तो मेरा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, राइट. अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द गिवन कॉइल, ये भी कल हमने डिराइव किया था, तो इजिली हम फॉर्मूला को याद कैसे रख सकते हैं ये मैं यहाँ पे बताऊंगी. तो देखो तुम लोगों ने अभी अभी सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला लिखा ना, एल का वैल्यू क्या लिखा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल. ठीक है, यहाँ पे एल लेंथ है दोनों ही कॉइल का, तो सेल्फ इंडक्टेंस तो मुझे पता है. यहाँ से इस फॉर्मूला से ही तुम म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू भी लिख सकते हो. कैसे, म्यू नॉट एन को क्या लिख डालो, n1 n2, एन स्क्वायर को क्या लिख डालो, n1 n2. n1 इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर द कॉइल 1, एंड n2 इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर कॉइल 2. ठीक है, एरिया किसका लेना है, एरिया किसका लेना था, कोई भी चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो सो दैट मुझे पता चले तुम लोग पढ़ के आए. एरिया किसका लूं मैं, स्मॉलर कॉइल का या लार्जर कॉइल का, जल्दी से बताओ फास्ट. किसका एरिया लेना चाहिए मुझे ये बताओ. नो वन, जल्दी से बताओ, कल के क्लास में ही किया है हमने. यस हार्दिक. सो स्मॉलर कॉइल का होगा. डन, स्मॉलर कॉइल को यहाँ पे लिख डालो. क्या लिखोगे, स्मॉलर कॉइल का एरिया, तो ए, एरिया ऑफ स्मॉलर कॉइल इनटू लेंथ, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला. म्यू नॉट n1 n2 a is into l. a is क्या है, एरिया ऑफ स्मॉलर कॉइल, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला. अच्छा एक चीज मुझे बताओ, यू पीपल आर नॉट गेटिंग नोट्स ना, तो तुम लोग ना मुझे एक काम कर सकते हो, अगर तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट जेनवीज से हो, जैसे भावनगर से कोई दिख रहा है मुझे, एंड देर आर सम पीपल विद देयर नेम्स ज्वाइंड, तो तुम लोग एक काम करो, हर स्कूल से एक पर्सन, या फिर, बट नंबर्स यू कांट शेयर ना बिकॉज यू आर नॉट हैविंग योर नंबर्स, मतलब फोन नहीं रखते तुम लोग. डन, ओके, आई विल थिंक लेट, बताती हूँ. डन है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था. बस ये सारी चीजें हमने करी थी. अब हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. सो जल्दी से करना तुम लोग, ठीक है, टाइम नहीं लेना, मैंने रिवाइज कर दिया सो दैट फॉर्मूला फ्रेश हो. अब एक काम करो, यहाँ पे 1 मिनट लो एंड लेट मी नो द आंसर, सभी लोग फास्ट. कम ऑन एवरीवन. Self induced EMF is given, right?
एनर्जी ऑफ इंडक्टेंस मैंने कल पढ़ाया था ना, तुम लोगों को बताया था कि अगर ये इंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो हुआ, अभी अभी भी रिवाइज करवाया, इट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, राइट। दिस इज द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको बैक ईएमएफ भी हम बुला रहे थे। कल के क्लास में डिस्कस भी किया था कि डायरेक्शन ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन कैसे निकालना है। इट विल अपोज ओरिजिनल करंट आई, बट इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश करंट in the circuit same as I, that is external current, तो मुझे यहाँ पे बैक ईएमएफ के अगेंस्ट काम करना होगा, and that work will get stored in the form of magnetic energy inside the inductor, और वो एनर्जी कितना था, हाफ एल आई स्क्वायर। कहने का मतलब कि अगर तुम्हारे पास एक सर्किट है, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है आई, डन, इंडक्टर है, करंट आई है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज हाउ मच, एसी ले लो, कुछ भी ले लो, हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर क्या होगा, हाफ एल आई स्क्वायर। डन। सो जल्दी से बताओ यार क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन इज सिंपली फॉर्मूला बेस्ड। हार्दिक, श्रीधर, जयदीप, मनीष, महक, उदय, कोई तो बताओ। कौशिक, कोई आंसर नहीं, सीरियसली। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ अ कॉइल इज 25 वोल्ट, राइट। सो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 25, एल इंटू डी आई कितना है तुम्हारा, करंट कितने से कितना चेंज हो रहा है, 10 से 25, सो 25 माइनस 10 कितने टाइम में चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड में। सो एल का वैल्यू विल बी हाउ मच, 25 by 15, राइट। So this is the value of L you are getting. Now you have to calculate change in energy of the inductance. So change in energy of the inductance कितना होगा, change in energy half L I final का square minus half L I initial का square, done. So half L करोगे, I final कितना है तुम्हारा 25, so 6 to 5 minus how much is this? I initial is 100, right? So this is this. Now half L का value put करो 25 by 15 into 5 to 5. So this is this, right? How much answer you will get? 9 times से जाएगा पहले, और उसके बाद क्या लिखोगे, sorry, 3 times and then 5 times. Done. So this is 35. Done. So 35 into 25 divided by 2. If you're going to solve it, how much you will get? So approximately you will get as 437.5 joule. So this is what you are going to get, right? So this was simply a formula based question. You should have done it. तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे, पता है, पढ़ नहीं रहे तुम लोग सही से, कैसे होगा ऐसे। इन दिस क्वेश्चन आई वांट आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन लंबा दिख रहा है बट बहुत ही सिंपल है, और इसे सॉल्व करना है तुम्हें। डन। सो टेक 1.5 मिनट, 0.5 मिनट में ज्यादा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पढ़ने में टाइम जा सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। एवरीवन डू इट एंड लेट मी नो द आंसर, ओके।
Exactly 1.5 minute I'm going to give. मैंने तुम लोगों को क्लास में बहुत फ्रीडम दे रखा है रिगार्डिंग टाइम थिंग, तुम लोग उसका भी यूज नहीं कर रहे. Okay, so what the question is here? Question is there is a square loop of side 5 centimeter which is connected to a network of resistance. You can see here. Whole setup is moving towards right. कितने velocity से move कर रहा है? 1 centimeter per second. At some instant, part of L is in a uniform magnetic field of 1 Tesla, है ना? ये बाहर आ रहा है ऐसे. Whole part of it is not inside the magnetic field. It is coming out. और magnetic field का magnitude क्या है? 1 Tesla है. If the resistance of L, this is L, right? So if its resistance is 1.7 ohm, the current in the loop at that instant will be close to. First you need to analyze the circuit, है ना? So circuit को क्या करो? Analyze करो. क्या होगा यहाँ पे? इस पे पहले फोकस करो. ये अगर इधर मूव कर रहा है so what is happening? ये वाला जो एंड है, ये जो एंड है वो है आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. डन. सो इसको तो हटा दो. मोशनल ईएमएफ का यहाँ पे केस होगा नहीं. क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है. मोशनल ईएमएफ कब जनरेट होता है? जब कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, राइट? ये नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है. नाउ कम टू दिस 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 दिस. इसको ए बुला लो, इसको बी, इसको सी. ए और बी आर्म्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0. क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है, length is along this line, velocity is along this line, so length and velocities are parallel, so no induced EMF. मैंने बताया था तुम लोगों को क्लास में. So EMF induced in A and B is 0. Only EMF induced will be in the arm C. ठीक है? So EMF is going to get induced in which arm? If you see carefully, that is in this portion, right? So how much EMF will get induced? EMF induced का value लिखो. That is equal to BVL, where V should be that velocity which is perpendicular to the length, right? So यहाँ पे आप ध्यान से देखो, velocity is in this direction. This is length, so it is already perpendicular to the length. Also, this rod is perpendicular to the plane in which magnetic field is perpendicular to the plane in which rod is there, right? In which this setup is there, so EMF will get induced, right? यहाँ पे अब आप EMF induced का value निकालो. B का value कितना दिया हुआ है? B is 1. Velocity is 1 centimeter per second. So this much in meter per second. What is length here? Length is your 5 centimeter. Again 5 into 10 to the power minus 2. So this is 5 into 10 to the power minus 4 volt. Now what will be the polarity? Here यहाँ पे एक बैटरी इंड्यूस होगा. वो बैटरी कैसा दिखेगा? अब सर्किट पे आते हैं हम लोग. ठीक है? सो सर्किट मेरा कैसा दिखेगा? यहाँ पे देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होगा, अपवर्ड में नेगेटिव होगा, यानी कि बैटरी कुछ ऐसे इंड्यूस होगा. मैंने ये कैसे लिखा? फोर्स मैं बहुत पहले और बहुत टाइम से ये बताती आ रही हूँ. डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे V क्रॉस V करके. पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा उसका डायरेक्शन. V किधर है? I कैप. B किधर है? K कैप. I क्रॉस K क्या होता है? -J, राइट? सो पॉजिटिव चार्ज हियर, नेगेटिव चार्ज हियर. मेरा सर्किट कैसा हो गया? सर्किट कुछ ऐसा हो गया. डन. और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा L शेप की चीज जो है, यहाँ पे जो L शेप की चीज है ये पूरी, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 1.7. तो चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1.7. उसके बाद ये किससे कनेक्टेड है? ये इससे कनेक्टेड है. इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या है वो लिखो.
कितनी होगी इसकी टोटल रेजिस्टेंस। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, राइट? क्योंकि 1:2 is equal to 1:2, right? So no current will flow in this. In that case, 1 and 1 is in series, 2 and 2 is in series. So this is 2 and 4 in parallel. 2 and 4 in parallel will be how much? This will this much. So this is 4/3. So here there is 4/3 ohm, right? So this is equal to 1.33 ohm. EMF induced is how much? 5 into 10 to the power minus 4. What will be current in the loop? करंट का वैल्यू क्या लिखोगे? करंट होगा तुम्हारा 5 into 10 to the power minus 4 divided by what? 1.7 plus 1.33, that is close to 3. So this is how much? This is equal to 1.66 something into 10 to the power minus 4, right? So if you are going to make it to microampere, it will be closest to which option? It will be closest to 170 microampere, right? So the correct answer will be what? B. Done. Please तुम लोग पढ़ के आया करो इस क्वेश्चन को, करो 1 minute I am giving. If not solved in 1 minute, I will move ahead without solving. Anyone who got the answer? आधे लोग तो कल क्लास आए, आधे नहीं आए, आज कुछ आ रहे, कैसे समझ में आएगा? जो आए वो भी नहीं बता रहे। सही है, बहुत सही जा रहे हो तुम लोग। ठीक है, लेट्स मूव अहेड. Okay, again I'm giving you 1 minute. Let me know the answer. Last, these two questions are just formula based. I know, I don't need to explain anything. If you don't know, it means you didn't revise at all. Not my fault again. And I should not explain. What to explain time and again the same thing. I just explained you that mutual inductance wala concept. Same wahi formula tha last question mein. Seriously. You people are real disappointment. I don't know what is going on in your head. मेहनत ही नहीं करते तुम लोग. You don't know the answer of this question, really? ठीक है, तुम लोग को पढ़ना नहीं है, मैं भी आई एम नॉट गोइंग टू मूव अहेड, आई एम टेलिंग यू, नॉट विथ थ्योरीज आल्सो. और मैं लिख दूंगी क्लास ओवर हो गया, ठीक है? EMI इज ओवर. क्या है यार, यहाँ पे 1 घंटे आकर बस चिल्लाकर जाना है मुझे? आई ऑल्सो वॉन्ट समथिंग आउट ऑफ यू पीपल. प्लेन बकवास कर रहे हो तुम लोग, सीरियसली. Only if you will tell me the answer of this, each and every one, then only I will move ahead. Otherwise, I'm just sitting here. तुम्हें बैठने में मुझे पता है कोई मसला नहीं है, तो मुझे भी आज कोई प्रॉब्लम नहीं है सही बैठने में. I will sit like this. Done.
If you want me to teach, you should answer. I have got one answer और वो भी गलत है. क्या फॉर्मूला पढ़ रहे हो तुम लोग, कुछ भी याद नहीं है तुम लोग. क्या है, तब से पूछ रही थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, अभी तुम लोग ऑप्शन दे रहे हो मुझे. खैर मनाओ कि मैं क्लास के सामने खड़ी नहीं हूँ. सीरियसली यार, this is not something I'm supposed to tolerate, and this is not something I tolerate anytime. एक भी क्वेश्चन का तुम लोगों ने आंसर नहीं दिया है. जस्ट सी द चैट बॉक्स. आई हैव गिवन यू 4 क्वेश्चन, 3 questions nil. 4th question, when I said I'm not going to move ahead, you people are giving me some options. Still some people are just sleeping. खुद बेवकूफ हो तुम लोग. Combination of inductors, right? Inductors, you already know this is inductor, right? This is simply a conductor, solenoid kind of a structure. So if you have 3 inductors like this connected in series, you can see L equivalent. If you have to calculate how you will do that, let's not go into the derivation. It's simply inductors gets added the way we add resistors. So L equivalent will become how much? It will become L1 plus L2 plus L3. Similarly, if we have 3 inductors connected in parallel, L equivalent will become equal to what? They will get added like parallel. So like this, okay? So this is this. Now come to the generator. What is generator? ये डिवाइस तुम लोगों को पढ़ना है. सो जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है. We give something to the generator, and in return it gives us what? Electrical energy. It gives us current. ठीक है. घर में लाइट आ जाती है जब तुम जनरेटर ऑन करते हो. एसी जनरेटर हमें पढ़ना है. सो एसी जनरेटर में क्या होगा? डिवाइस अगेन सेम थिंग है. इट विल कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? रोटेटिंग आर्मेचर, है ना. अगर एक आर्मेचर रोटेट कर रहा है तो उसके पास rotational kinetic energy hogi, so that is also a mechanical energy, and that mechanical energy we will convert into what? Alternating current, that is electrical energy. ठीक है. So now let's see कि उसका construction कैसा होगा, वो किस principle पे काम करेगा और कैसे काम करेगा. ठीक है. So principle क्या है इसका? electromagnetic induction, EMI पे काम करेगा ये. ठीक है. Now what is the construction? हमारे पास सबसे पहले एक coil होगा, कुछ ऐसा coil होगा. ठीक है. A B C D, कुछ ऐसा कॉइल है. डन. तो फर्स्ट थिंग है कि आर्मेचर कॉइल होगा ABCD माउंटेड ऑन द मोटर शाफ्ट. ठीक है. we are mounting it on something, and this is placed in a uniform magnetic field. देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हमने क्या लिया है? 2 जायंट मैग्नेट्स लिए हैं. ये है उसका नॉर्थ पोल और ये है उसका क्या? साउथ पोल. ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा इन दिस रीजन. देन इट विल कम आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन साउथ पोल. ठीक है. ऐसा मत समझो कि नॉर्थ पोल सेपरेट किया हुआ है. इसका भी साउथ पोल इस रीजन में होगा. ठीक है. सो बेसिकली वी आर यूजिंग 2 मैग्नेट्स. एक का नॉर्थ पोल इधर फेस कर रहा है, एक का साउथ पोल इधर फेस कर रहा है.
and that is creating magnetic field for this coil. Done. इस coil के रीजन में जो magnetic field है वो कुछ इससे create हो रहा है. Done. कुछ ऐसा समझे. Now what is happening? The ends are connected to slip rings R1 and R2. Which end it is talking about? अभी अभी मैंने बोला एक rectangular क्या होगा? Coil होगा, है ना? और इसके दो end थे. तो दो end तुम्हारे ये थे ना? This is one end and this is another end. So the ends are connected to slip rings R1 and R2. So यहाँ पे एक slip ring होगा कुछ ऐसा, यहाँ पे एक होगा और दूसरा यहाँ पे होगा, ठीक है? And why this slip rings? इसका काम क्या है? So इसका काम क्या है वो आगे देखते हैं. Galvanometer is connected as shown with the help of brushes B1 and B2. So slip ring हम लोग इसलिए यूज करते हैं. अभी यहाँ पे फिर से मैं बनाती हूँ. So हमारे पास ये कॉइल था, ऐसे दो एंड थे, दोनों एंड के पास क्या है? एक स्लिप रिंग्स है. स्लिप रिंग मतलब ऐसा रिंग जो स्लिप कर सकता है, ठीक है, जिसकी पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है. अब देखो यहाँ पे एक ब्रश होगा और एक ब्रश यहाँ पे होगा. एक B1 मान लो और दूसरे को क्या मान लो? B2 मान लो, ठीक है. सो बेसिकली इस ब्रश का काम क्या है कि वो आउटसाइड सर्किट से, सपोज कर लो तुम्हारे पास एक बल्ब है और इस बल्ब को तुम्हें क्या करना है? ग्लो करना है, ठीक है. यार बल्ब कैसे बनाते हैं? जैसे भी बनाते हैं. तो इस बल्ब को ग्लो करने के लिए क्या कर रहे हो? जनरेटर से कनेक्ट कर रहे हो. तो कनेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? ये ब्रश B1 और B2 क्या प्रोवाइड करेगा? कनेक्टिंग पॉइंट. गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के लिए भी कनेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? ब्रश B1 एंड B2. सो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या है? हमारे पास एक मैग्नेट है, पेयर ऑफ मैग्नेट है. उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसके दो एंड्स हैं. दोनों ही एंड पे के पास स्लिप रिंग्स है. स्लिप रिंग के पास क्या है? ब्रशेस है. अब देखो स्लिप ब्रशेस का काम क्या है? ब्रश का काम है आउटसाइड सर्किट से कनेक्शन को मेंटेन करना, ठीक है. तो वहां से हम लोग कनेक्ट करते हैं. डन. नाउ हाउ विल इट वर्क? जस्ट सी हियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन. जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से वर्किंग को देखना. ऐसा कॉइल है, ठीक है. This is the coil, right? And magnetic field is like this. Then axis of the coil is what? Around this it is rotating. Then इसके अराउंड ये क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है. तो तुम ध्यान से देखो, इनिशियली वो ऐसा है, जब ये रोटेट करेगा तो ये इनिशियली ये कौन से प्लेन में है? जिस प्लेन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है ना. एट t इक्वल टू 0 अगर तुम लोग एट t इक्वल टू 0 अगर कॉइल का पोजीशन देखो तो ऐसा है जैसा डायग्राम में दिख रहा है. तो इस केस में एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द कॉइल, यानी कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा. और वो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा? अगर मैं इधर मैग्नेटिक फील्ड दिखाती हूँ, ये हो गया एरिया वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. सो इनिशियल फ्लक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है तुम्हारा? B डॉट A. B और A के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो इनिशियल फ्लक्स क्या होगा? 0. जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगा, जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगा, इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा? चेंज होगा. बट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट है, इसी डायरेक्शन में है. डन. सो इनिशियली एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, perpendicular to this plane, and with time its area vector will not be perpendicular to the plane. It will make certain angle with the magnetic field. और वो एंगल तुम्हारा क्या होगा? धीरे धीरे चेंज होगा. 90 से वो धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखो क्या होगा. अभी कॉइल हॉरिजॉन्टल है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये कॉइल क्या हो जाएगा? वर्टिकल. अगर कॉइल वर्टिकल होता है, जैसे अगर कॉइल को तुम ऐसे वर्टिकल बनाओगे तो यार मैंने कैसा बना दिया है. अगर कॉइल तुम्हारा वर्टिकल होगा उस केस में एंगल कितना होगा ये बताओ. कॉइल ऐसे हो गया, ठीक है. पहले ये हॉरिजॉन्टल था, अब ये वर्टिकल हो गया. अब देखो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? इधर है. अगर दोनों यस दैट इज ट्रू. सो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? अब 0. डन. सो इनिशियली हॉरिजॉन्टल है, सर्टेन टाइम के बाद वर्टिकल होगा, और उन दोनों टाइम के बीच में जो एंगल होगा एरिया वेक्टर और बी के बीच का, वो 90 से 0 के बीच में होगा. यानी कि इनिशियली फ्लक्स 0 है और जब वो वर्टिकल होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम.
Done. So flux is changing, and if flux is changing through the coil, अगर coil के through flux change हो रहा है तो क्या generate होगा? EMF generate होगा according to Faraday's law, right? So EMF generate होगा. Done. Shaft is rotated mechanically. इस shaft को हम लोग क्या करेंगे? मैकेनिकली इसको रोटेट करेंगे, इस शाफ्ट को रोटेट करेंगे, ठीक है? ये रोटेट होगा तो क्या होगा? एंगल बिटवीन बी एंड ए क्या होगा? चेंज होगा. द सेम थिंग दैट आई एक्सप्लेन्ड राइट नाउ. अगर एंगल चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा तुम्हारा? चेंज होगा. फ्लक्स का वैल्यू क्या लिखोगे? एट एनी टाइम टी, दैट इज बी ए कॉस थीटा. और थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग? थीटा कैसे चेंज कर रहा है? ओमेगा से चेंज करेगा. सो थीटा इज ओमेगा टी, राइट? सो दिस इज योर फ्लक्स and flux is changing, so EMF will get induced. अब देखो, अगर मुझे EMF induced का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? E इक्वल टू माइनस d∅dt करोगे, ठीक है? यहाँ पे सिंगल टर्न ऑफ कॉइल दिख रहा है, बट एक्चुअली बहुत सारे टर्न्स ऑफ कॉइल होंगे, सो दैट हमारा इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है? सो यहाँ पे अगर एक कॉइल के थ्रू फ्लक्स को क्या लिखोगे? बी ए कॉस थीटा. तो एन टर्न्स के थ्रू फ्लक्स क्या होगा तुम्हारा? एन बी ए कॉस थीटा. दैट इज, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, डी कॉस थीटा बाई डी टी. सो हाउ मच वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट? कितना मिलेगा हमें? एन बी ए डी कॉस ओमेगा टी डी टी. डन. माइनस साइन. सो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. सो यहाँ पे होगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. सो दिस इज द EMF वी आर गोइंग टू गेट, राइट? सो यहाँ पे देखो, EMF का वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट नहीं है, दैट इज ऑल्सो चेंजिंग एज साइन ओमेगा टी. डन. उसका एक सर्टेन एम्पलीट्यूड है, एंड दैट एम्पलीट्यूड इज हाउ मच? हियर यू कैन सी. So amplitude of EMF induced in this case is how much? NVAW. And this value, amplitude will remain constant, but EMF will change as amplitude times sine omega t. This is how it will change, right? So generator induce or generator produce what? EMF and hence current. और induced EMF का वैल्यू क्या होगा? V naught sin omega t, where V naught is NVAW. N is number of turns of the coil, B is magnetic field value, A is the area of single coil, and omega is angular velocity with which this is rotating, right? So this is this, right? Value of sine varies from how much to how much? Plus minus 1, from +1 to -1, and in between we will get so many values, right? So value of EMF will vary from where to where? Plus minus NVA omega. ठीक है? समझ रहे हो सब लोग? So तुम्हें याद कुछ नहीं रखना, याद ये रखना है कि जनरेटर करता क्या है? So it converts mechanical energy to electrical energy. Second, कंस्ट्रक्शन है. कंस्ट्रक्शन में 3-4 चीजें मेंशन करनी जरूरी है. एक है कि तुम्हारे पास कॉइल होगा n नंबर ऑफ टर्न्स का, और कॉइल के 2 एंड्स जो होंगे वो स्लिप रिंग से कनेक्टेड होंगे. हर स्लिप रिंग के पास एक ब्रशेस होंगे. ब्रश का काम क्या है? इट विल कनेक्ट दिस सर्किट, इट विल कनेक्ट जनरेटर, यू कैन से, टू द आउटसाइड सर्किट. ठीक है? डन. दिस इज ओवर. सो वर्किंग क्या होगा? वर्किंग में तुम्हें क्या याद रखना है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो यहाँ पे as the coil is rotating, flux through it is changing, and hence EMF will get induced. Induced EMF का वैल्यू निकाल लो माइनस d∅/dt करके. So n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ऐसा लिखा हमने. Induced EMF का वैल्यू क्या आया? NVAW, that is A ओमेगा sin ओमेगा t. ठीक है? इसका अगर ग्राफ बनाना है तो वोल्टेज विथ टाइम कैसे वेरी करेगा? साइन कर्व बनाओगे ऐसा, और इस साइन कर्व का एम्पलीट्यूड क्या होगा? NVA ओमेगा. सो व्हाट विल हैपन? वोल्टेज जो है वो टाइम के साथ वैल्यूज तो चेंज करेगा ही करेगा, हाफ टाइम पीरियड के बाद इसका साइन भी चेंज कर जाएगा. क्योंकि इनिशियली देखो, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे कॉइल का पोजीशन जब ऐसा है, फ्लक्स 0 है, फाइनली फ्लक्स इंक्रीज हो गया है ना. जब वो वर्टिकल हुआ तो तुम्हारा जैसे यहाँ से अभी ये ऐसा था, पहले ऐसा था, फिर वो क्या हुआ? फिर वो हुआ तुम्हारा वर्टिकल, और ये कितने टाइम में होगा? हाफ टाइम पीरियड में होगा. ठीक है? फिर वो वर्टिकल से सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आएगा. तो जब वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जा रहा था
तब तुम्हारा क्या हो रहा था, फ्लक्स क्या हो रहा था, इंक्रीज। और फाइनली जब वो वर्टिकल से अगेन हॉरिजॉन्टल आएगा तब तुम्हारा फ्लक्स क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। तो जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तब ईएमएफ का साइन कुछ और होगा, जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ईएमएफ का साइन कुछ और होगा। सो फर्स्ट केस में अगर वो पॉजिटिव है तो सेकंड केस में वो क्या होगा, नेगेटिव। डन। सो दैट इज व्हाई वोल्टेज साइन इज चेंजिंग। डन। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख लो, ये कॉइल इनिशियली क्या था, ऐसे था, फाइनल एक हाफ टाइम पीरियड के बाद वर्टिकल हुआ और उसके बाद वो फिर से हॉरिजॉन्टल होगा। यानी कि कंप्लीट एक टाइम पीरियड की अगर बात करो तो एक टाइम पीरियड में वो क्या हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, 0 से t/2 टाइम में वो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल से क्या हो गया, वर्टिकल। ठीक है। और अगेन t/2 से t टाइम में वो क्या हो गया, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, है ना। सो यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था और यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाई साइन इज चेंजिंग। अगेन यहाँ पे देखो एक चीज तुम लोग याद रखना कि यहाँ पे लिखा हुआ है पोलैरिटी ऑफ करंट चेंजेस आफ्टर द कॉइल हैज रोटेटेड पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन रोटेट करने का मतलब क्या हो गया, 1 टाइम पीरियड, है ना। ये दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई। डन। सो पोलैरिटी ऑफ करंट, क्योंकि पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इज चेंजिंग आफ्टर हाफ टाइम पीरियड, दैट इज आफ्टर रोटेशन ऑफ पाई रेडियन, वो चेंज हो रहा है ना, तो करंट का भी पोलैरिटी क्या होगा, चेंज होगा। और यहाँ पे दिख रहा है कि करंट का पोलैरिटी चेंज हो रहा है। डायग्राम में अगर तुम लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो देखो ये गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो एक बार राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है और आफ्टर हाफ टाइम पीरियड वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है ना। डन। तुम लोग पढ़े होगे कि अगर तुम्हारा सर्किट ऐसा है, इसमें अगर गैल्वेनोमीटर है, डन, तो इसका जो नीडल सपोज कर लो इनिशियली रेस्ट में है, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो नीडल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि इधर जाएगा नीडल। और अगर अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो नीडल तुम्हारा इधर डिफ्लेक्ट करेगा। तो नीडल हमेशा ही करंट के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। सो आई होप इट इज क्लियर। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? जनरेटर में किसी को डाउट है? यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा सिंपल एक बार आया था, सिंपल फॉर्मूला का क्वेश्चन आया था कि एम्पलीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ बताओ क्या होगा। डन। बहुत अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आएगा तो तुमसे ये पूछ सकता है कि कितने टाइम के बाद, कितने एंगल के बाद पोलैरिटी चेंज होगा, कैसे चेंज होगा। सो दैट्स इट हियर। एनीवन हैविंग एनी डाउट? इफ यस देन लेट मी नो, इफ नॉट देन आई विल मूव अहेड। चलो जल्दी से बता दो। ओके कोई डाउट नहीं है। देखो गुस्सा भी मैं तुम लोग के लिए करती हूँ। मेरा क्या है यार, मैं लाइक आई हैव ऑलरेडी पास द एग्जाम्स, आई हैव ऑलरेडी जो करना था कर रही हूँ, आगे जो भी करना है आई विल डू दैट। बट थिंग इज ना कि तुम लोगों को सही रास्ते पे आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कभी कभी बहुत ही ज्यादा उसको क्या कहते हैं, लाइक वो कड़वी वाणी ना वो बोल जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी ये सुनना जरूरी होता है। हम सच्चाई समझ नहीं पाते जब तक वो बताया नहीं जाता। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। तो अभी अभी देखो जनरेटर के बाद ही ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों पढ़ रहे हैं, मैं सीक्वेंस एनसीईआरटी का फॉलो करती हूँ बिकॉज आई फील लाइक कि वहां पे सीक्वेंस काफी अच्छा फॉलो करते हुए। अभी अभी हमने जनरेटर में पढ़ा कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो कितना था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट वैल्यू यू ऑलरेडी नो, सो दैट वाज दिस वोल्टेज वर्सेस टाइम। अगर इस तरह की वोल्टेज अगर सर्किट में लगा दिया जाए, जनरेटर वाला वोल्टेज को अगर यहाँ पे लगा दिया जाए तो करंट भी क्या होगा तुम्हारा, कांस्टेंट नहीं होगा, वो भी चेंज करेगा। दैट इज व्हाई नाउ वी आर गोइंग टू रीड कि ऐसे जो जनरेटर से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उस ईएमएफ इंड्यूस को अगर डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स में लगाएं तो करंट का स्टेटस कैसा कैसा होगा, दैट विल बी ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चेंजिंग करंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एसी वोल्टेज को अगर रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। उससे भी पहले हम ये पढ़ेंगे कि एसी होता क्या है, एसी करंट। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि एसी वोल्टेज को जब प्योरली ओनली एक रजिस्टर से अगर एसी वोल्टेज को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या स्टेटस मिलेगा। Then we will see कि power developed in this circuit will be what, and then we will see कि फेजर्स क्या होता है, AC करंट और वोल्टेज को ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना कवर करेंगे। व्हाट इज AC, बहुत ही इजी है, अब तुम लोग को बस स्लाइड के थ्रू देखते जाना है। ठीक है, कुछ नहीं करना ज्यादा। AC क्या होता है देखते हैं।
कितनी तरह के करंट होंगे? दो तरह के करंट होंगे, डायरेक्ट करंट होगा और एक तुम्हारा ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। डन। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? करंट डज नॉट चेंज डायरेक्शन विथ टाइम। अब कभी कभी लोग डीसी का मतलब ये समझ लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। डीसी करंट का मतलब होता है ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी वो डीसी हो सकता है। ओनली कंडीशन इज कि करंट डज नॉट चेंज डायरेक्शन विथ टाइम, राइट? What is alternating current? Current which changes direction at regular intervals with time. So डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन। इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग इट इज एसी, इफ नॉट देन इट इज डीसी। ठीक है। अब देखो ऑल्टरनेटिंग करंट अगर ऐसा है तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग लाइक कहने का मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग किस सिंबल से दिखाते हैं? तो अगर वोल्टेज ऐसा है कुछ, इसका मतलब ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है। डायरेक्ट वोल्टेज को हम लोग ऐसे दिखाते थे ना, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को ऐसे दिखाएंगे, ऐसे प्लस लिखेंगे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस भी टाइम के साथ चेंज होगा, राइट? तो कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखो एसी वोल्टेज को ऐसे दिखाया है ना, अभी अभी मैंने ग्राफ बनाया था जनरेटर के केस में। सो एसी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? साइन कर्व। कॉस कर्व से भी दिखा सकते हैं, बट हम अपनी टेक्स्ट बुक में जितने भी चीजों को डील किया वहां पे साइन कर्व को लेकर ही चला है, तो इसलिए हम साइन कर्व को ही लेकर चलेंगे। डन। सो अगर एसी वोल्टेज को V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी लिखते हो तो यहाँ पे ओमेगा क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज होगा। ठीक है। जिस फ्रीक्वेंसी से वोल्टेज चेंज करेगी दैट इज योर ओमेगा, जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वोल्टेज चेंज करेगी दैट इज ओमेगा। और ओमेगा का रिलेशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2πf। ठीक है, ये याद रखना, आगे बहुत काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो Vm है, Vm तुम्हारा क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज, पीक वोल्टेज है। नाउ क्वेश्चन ये है कि हम अक्सर एसी को प्रीफर करते हैं डीसी के ऊपर, क्यों प्रेफर करते हैं एसी को ज्यादा? ठीक है। सो लेट्स सी, ये रीजन तुम्हारे कभी बोर्ड में भी आया है एक दो बार। सो रीजंस क्या होंगे? सबसे पहला रीजन ये है कि इजिली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेबल फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर। सपोज कर लो कि हमारे जो हमारा यहाँ ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे जो सप्लाई आया वो 2000 वोल्ट का है। देखते हो ना, डेंजर साइन लिखा होता है, लेकिन घर को तो इतना हाई वोल्टेज नहीं भेजा जा सकता ना। तो लोकल जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर होगा वहां पे पहले भेजा जाएगा, सर्टेन वोल्टेज पे वोल्टेज चेंज किया जाएगा और यहाँ से और भी वोल्टेज कम करके घर तक भेजा जाएगा। यानी कि वोल्टेज को एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट करना, और एसी को इजिली कन्वर्ट करना क्या होता है? पॉसिबल है। यस हिमांशी, पावर स्टेशन, यस समझ रहे हो? सो एसी इज इजिली कन्वर्टेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू another, from one value to another. That is why we prefer AC. First thing. Second thing, economic transmission of electrical energy over long distance. इसका रीजन मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, कि जब हम लोग एसी सप्लाई करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक, जैसे इस वायर से अगर एसी करंट जा रहा है तो लॉस इन एनर्जी कम होता है, अगर डीसी जाएगा तो लॉस इन एनर्जी ज्यादा होगा। ये कैसे? दैट वी विल सी लेटर। इसका रीजन हम आगे देखेंगे। फर्स्ट वाले का रीजन हम इजिली एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये टेक्निकल चीज है। डन, बट यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, अब आगे देखो, देयर इज वन क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। मुझे ये बताओ कौन सा करंट एसी है और कौन सा नॉन एसी है? जल्दी से बताओ। यस यस। सो यहाँ पे साइन सिर्फ एक का चेंज हो रहा है, दैट इज योर, यहाँ पे देखो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा है, ये डीसी होगा। इसका साइन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दिस इज एसी। एंड यस, एंड थर्ड में भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, सो डीसी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, सारे लोगों ने ही आंसर किया। सो ये सारे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नाउ वी विल रीड एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब हम लोग सर्किट में डालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया, एक एसी वोल्टेज लिया, एक रेजिस्टर लिया, एक इसके अक्रॉस क्या, इसको किससे कनेक्ट कर दिया? एसी सोर्स से। डन। तो अब आप देखो यहाँ पे एसी वोल्टेज
सॉरी रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है तुम्हारा VR. डन. सो VR इज व्हाट हियर, VR इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस R. क्योंकि वोल्टेज वैल्यू विल चेंज विद द टाइम, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R विल आल्सो चेंज विद टाइम. सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस R. ओके, व्हाट इज V हियर, दैट इज द वोल्टेज. एंड व्हाट इज VM मैक्सिमम, ये तो हमने पहले ही किया है. अब देखो इस सर्किट में अगर मुझे करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ यूज कर लो. ठीक है, सो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस अ क्लोज लूप इज 0. तो चलो मैं यहाँ से चलती हूँ, अगर यहाँ से चलूंगी तो एक काम करो, मैंने इसको प्लस ले लिया, सपोज इसको माइनस, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा. नाउ इफ आई एम मूविंग फ्रॉम हियर तो मैं लिखूंगी VA प्लस VM साइन ओमेगा T. करंट के डायरेक्शन में जा रही हूँ क्रॉस रेजिस्टेंस, सो आई विल राइट IVR and sorry that is VR itself. IR लिखना चाहिए मुझे. Anyway, this is your what, IR, and this will become equal to VA. Done. So IR is equal to how much, VM sin omega T. So I is equal to what, VM by VM sin omega T by R. So VM by R को I naught ले लो या IM मान लो. So IM sin omega T. This is the current in the circuit, right? So current in the circuit is how much, IM sin omega T. Done है. So यहाँ पे same चीजें हैं. Done. So current how much we are getting, IM sin omega T, where IM is how much, VM by R. अब यहाँ पे देखो ध्यान से, वोल्टेज मेरा क्या था, यहाँ पे देखो रेड कर्व जो है वो वोल्टेज का है, ग्रीन कर्व करंट का है. दोनों ही साइन कर्व है, क्योंकि वोल्टेज क्या था हमारा, VM sin ओमेगा T, IM sin ओमेगा T, दोनों ही साइन है. डन. सो बोथ आर साइन कर्व, देयर एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट. IM सपोज कर लो लेस देन VM है. डन. सो ग्राफ कुछ ऐसा होगा. अब इस ग्राफ का क्या मतलब है, ग्राफ का मतलब ये है कि ध्यान से देखो, वोल्टेज जब करंट मैक्सिमा पे है तब वोल्टेज मैक्सिमा पे है, जब करंट मिनिमा पे है वोल्टेज भी मिनिमा पे है. यानी कि ये दोनों साथ साथ मैक्सिमा मिनिमा और जीरो को रीच कर रहे हैं. इसका मतलब ये दोनों ही फेज में है, यानी कि करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज. किस केस में, जब सर्किट मेरा प्योरली रेजिस्टिव, AC सर्किट जब प्योरली रेजिस्टिव होता है, यानी कि AC सर्किट में जब सिर्फ रजिस्टर होता है, सिर्फ रजिस्टर होता है, इन दैट केस I and V are in same phase. ठीक है, तो this is this. Now another thing, what will be the instantaneous current, तो हमने देख लिया, यहाँ पे करंट का वैल्यू ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये. लेकिन अगर मुझे वन साइकिल में एवरेज करंट निकालना हो तो देखो, हाफ साइकिल में जितना पॉजिटिव करंट है उतना ही नेगेटिव करंट है सेकेंड हाफ साइकिल में. सो ओवरऑल वन साइकिल में अगर बोलोगे, वन टाइम पीरियड में एवरेज करंट क्या हो जाएगा, 0. सिमिलरली एवरेज वोल्टेज इन वन साइकिल विल बिकम हाउ मच, 0. ठीक है, क्योंकि दिस इज अ साइन कर्व का एवरेज इन वन टाइम पीरियड, और when the angle has reached 2 pi, उस केस में हमारा एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0. So one cycle में average value of current and voltage in purely resistive circuit will be what, 0. Done. So average current is also 0. Now we will see average current हमारा क्या आया, average voltage 0 आया, average current 0 आया. और हम पावर कैसे निकालते हैं, पावर हम निकालते हैं I into V. तो क्वेश्चन ये है नाउ कि पावर डेवलप्ड इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट क्या होगा, क्या ये भी 0 होगा, क्या ये भी 0 होगा, क्वेश्चन मार्क. डन. सो दैट वी विल सी लेटर. ओके, ये चीजें हम बाद में देखेंगे. सो नेक्स्ट क्लास में लार्जली वी आर गोइंग टू डू व्हाट, AC. सो मैं डिस्कस करूंगी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो मैंने किया, थोड़ा सा फेजर बस बचा हुआ है, पावर निकालूंगी, फिर फेजर बताऊंगी, उसके बाद प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, वो जल्दी हो जाएगा. उसके बाद LCR सर्किट को डिस्कस करूंगी, मतलब एक ऐसा सर्किट लूंगी जिसमें तीनों ही चीजें होंगी, रजिस्टर भी, इंडक्टर भी, कैपेसिटर भी. मैंने संडे के क्लास में करवाया भी था, वीकेंड क्लास में. और उसके बाद वी विल रीड LC ऑक्सिलेशन एंड देन ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, सो देखो, आई एम ट्राइंग टू फिनिश each and everything, but you people are not doing things properly. तुम लोग होमवर्क नहीं कर रहे, मैं होमवर्क प्रॉपरली कर रही हूँ.
तुम लोग नहीं कर रहे, करना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू ग्रो। तो तुम लोगों का आई एम थिंकिंग लाइक कि ये जो वीक खत्म हो उसमें एसी तक खत्म हो जाए, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई विल टीच लेटर and then I will start with the ray optics and wave optics, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैं कब पढ़ाऊंगी, जब वेव ऑप्टिक्स खत्म होगा। मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आई विल टीच यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। एनी क्वेरीज, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, anything you want to say, anything you want me to do for you, any complaints you are having or anything, तो मुझे बता दो। Anyone? कोई डाउट नहीं है? नहीं है? कंप्लीट कुछ तो बोलो, कुछ भी नहीं, ठीक है। बट मेरी कंप्लेंट्स है यार, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, प्लीज पढ़ो। हाँ, हो सकता है तुम लोग पढ़ रहे होगे बट सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे। देखो मतलब क्या है ना, मैं तुम लोगों को पास से ऑब्जर्व तो नहीं कर पा रही ना, इसलिए आई कांट मेक जजमेंट्स आल्सो कि तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, वो भी मैं नहीं कह सकती। बट द थिंग इज ना कि अगर पढ़ भी रहे हो तो सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ पा रहे। डन। सो आई फील लाइक यू पीपल शुड गो इन द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन का मतलब डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, रिवाइज करो चीजों को। फॉर्मूला हमेशा लिप पे होनी चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मूला सारे ही टॉपिक का पहला टास्क तो ये होना चाहिए कि तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूला पता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टास्क ये है सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 बताऊं? 4 क्या था? 1/L होगा, म्यू नॉट n स्क्वायर AL था ना। n को भी तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वैसा करोगे तो 1/L आएगा आंसर, ठीक है। चलो डन। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप रीडिंग, ओके। चलो सही से पढ़ो, सही से काम करो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।